दोस्तों, कैन यू बिलीव अगर हम आपको बताएं कि टेक्टोनिक वेपन एक ऐसा हथियार है जो पावरफुल चार्जेस के थ्रू इलास्टिक एनर्जी को पैदा करती है। ये वेपन हमारे अर्थ की अपर मोस्ट लेयर क्रस्ट को डिफॉर्म्ड करके वहां पर चल रहे टेक्टोनिक एक्टिविटी में हलचल पैदा कर एक भयानक भूकंप ला सकती है। इस वेपन में इलास्टिक एनर्जी का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस के थ्रू डिफॉर्म करना, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट कंप्रेस होकर वापस एक्सपैंड हो सके। टेक्टोनिक वेपन सेम यही प्रोसेस हमारे अर्थ की क्रस्ट के साथ करता है, जब इस हथियार से क्रस्ट के एपी सेंटर में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करवाया जाता है। दोस्तों, इस तरह का टेक्टोनिक वेपन अगर 7 से 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप भी पैदा कर दे तो ये एक भयानक डिजास्टर साबित हो सकता है। आप खुद ही देखिए कैसे साल 2008 में 7.9 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने चाइना के सेजुआन में 90,000 लोगों की जान ले ली थी। ऐसे ही साल 2010 हेटी में 7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में 2 लाख लोग मारे गए। साल 2005 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 7.6 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक की वजह से 86,000 और 2015 नेपाल में 9,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये सभी आंकड़े हमें ये बताते हैं कि कैसे 7 से 9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप पूरा शहर या फिर पूरे देश को तबाह करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इंसानों ने ऐसे हथियार बना लिए हैं जो प्राकृतिक रूप से इस धरती पर घटने वाले नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन, सुनामी और फ्लड्स जैसे डिजास्टर को बना और मैनिपुलेट कर सकता है। और ये समझते हैं इस मुद्दे को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस तरह के मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स की बात साल 1893 में निकोला टेस्ला के टेस्लास इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑसिलेटर बनाने के दौरान ही शुरू हो चुकी थी। अपनी एसी करंट की खोज के बाद टेस्ला एक ऐसा डिवाइस बना रहे थे जिससे करंट को सभी घरों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने इस डिवाइस का नाम स्टीम पावर्ड ऑसिलेटर रखा। लेकिन जैसे ही टेस्ला ने इस डिवाइस को टेस्ट करने के लिए एक्टिवेट किया, डिवाइस के वाइब्रेशन की वजह से पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। इस छोटे से पॉकेट साइज इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑसिलेटर ने इतनी तेज भूकंप पैदा कर दी कि डर के मारे आसपास के लोगों और पड़ोसियों ने पुलिस और एम्बुलेंस तक को कॉल कर दिया था। इसके बाद टेस्ला ने इस डिवाइस से एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बनी बिल्डिंग में भूकंप पैदा किया और साथ ही ब्रुकलिन ब्रिज को भी इस डिवाइस से हिला डाला। कहा जाता है कि टेस्ला ऑसिलेटर के गलत तरीके से इस्तेमाल और उसके भयानक परिणाम को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने इस आविष्कार को खुद अपने ही हाथों से तबाह कर दिया। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ इंसानों ने ऐसे हथियार डेवलप कर ही लिए जो नेचुरल डिजास्टर को पैदा या मैनिपुलेट कर सकता हो। दोस्तों, अभी हाल ही के कुछ सालों में सैटेलाइट के थ्रू आर्टिक की कुछ इमेजेस ली गई, जहां पर रशियन मिलिट्री बिल्डअप देखने को मिला। आखिर रशिया इस सुनसान आर्टिक में क्या कर रहा है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया आर्टिक में कुछ वॉरफेयर टैक्टिक्स को कंडक्ट कर रहा है, जिसमें रशिया का एक सुपर वेपन पोसाइडन 2M39 टॉर्पीडो भी शामिल है। रशिया के द्वारा बनाया गया ये खतरनाक टॉर्पीडो इतना सुपर पावरफुल है कि इसके इस्तेमाल से भयानक सुनामी पैदा कर पूरे देश का सफाया किया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरी घटना की शुरुआत होती है साल 2015 में एक रशियन सीक्रेट मिलिट्री डॉक्यूमेंट के लीक होने से। रशियन एनटीवी न्यूज चैनल के द्वारा लीक्ड मिलिट्री डॉक्यूमेंट में रशियन सीक्रेट ओशियानिक मल्टीपर्पज सिस्टम की डिटेल्स भी शामिल थी, जो एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर टॉर्पीडो यानी स्टेटस 6 का ब्लूप्रिंट था। लेकिन इस न्यूज को फेक और हवाबाजी समझकर बाकी सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने इस मुद्दे को इतना सीरियसली नहीं लिया, पर सभी यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ अमेरिका को भी तब झटका लगा जब साल 2018 में खुद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनाउंस करते हैं कि रूस ने एक ऐसा पावरफुल लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर टॉर्पीडो बना लिया है जो अपने ही न्यूक्लियर पावर सप्लाई से एनर्जी जनरेट कर सकता है। इस न्यूक्लियर वेपन का नाम था पोसाइडन 2M39 टॉर्पीडो। दोस्तों, पोसाइडन टॉर्पीडो कोई नॉर्मल न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ये स्पेशली भयानक नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामी को पैदा करने के लिए बनाया गया है। अगर इस न्यूक्लियर टॉर्पीडो के वर्किंग मैकेनिज्म को समझे तो इसे पानी के अंदर सबमरीन और एयरक्राफ्ट दोनों ही तरीकों से लॉन्च किया जा सकता है। ये न्यूक्लियर टॉर्पीडो अंडर वाटर 1000 मीटर डेप्थ पर ट्रेवल कर सकता है और साथ ही 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टारगेट को हिट कर सकता है। इसकी इन
इनबिल्ट स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से ये वेपन अपने वर्किंग प्रोसेस के दौरान नियरली इनविजिबल हो जाता है और किसी भी रडार सिस्टम की नजरों में आए बिना ये साइलेंटली टारगेट पर हिट कर सकता है। दोस्तों, पोसाइडन टॉर्पीडो यानी सुनामी बॉम्ब अकेला 2 लाख किलोटन जितनी पावरफुल एनर्जी जनरेट कर सकता है। आप इसकी ताकत का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में हुए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के दौरान 16 किलोटन का बॉम्ब इस्तेमाल हुआ था, जिसका नतीजा आप सभी जानते ही हैं। ऐसे ही अब तक इंसानों के द्वारा टेस्ट किया सबसे पावरफुल बॉम्ब था TSAR बॉम्बा, जिसके टेस्ट एक्सप्लोजन के दौरान 55 किलोमीटर रेडियस के सभी बिल्डिंग्स तबाह हो गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 100 किलोमीटर के रेडियस में 3 डिग्री तक बर्न हो गया था और साथ ही 900 किलोमीटर तक सभी कांच की खिड़कियां टूटकर चकनाचूर हो गई थी। ये TSAR बॉम्बा 50,000 किलोटन का था और ऐसे ही 4 TSR बॉम्बा के बराबर अकेला ये सुनामी बॉम्ब है। इन सभी कंपैरिजन से ये समझ में आता है कि अगर इस पोसाइडन टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया गया तो ये कितना बड़ा डिजास्टर ला सकता है। दोस्तों, कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया कि इस न्यूक्लियर टॉर्पीडो के इस्तेमाल से समुद्र में 500 मीटर ऊंची सुनामी वेव्स पैदा होगी, जो 200 मंजिले इमारत जितनी विशाल होगी, जिसमें समुद्र के किनारे बसे बड़े से बड़े शहरों को डुबाकर खत्म कर देने की क्षमता होगी। साल 2004 में इंडियन ओशन में आई सुनामी की वजह से 50 मीटर ऊंची वेव्स उठी थी, जिसने इंडोनेशिया के 5 किलोमीटर के एरिया को डुबाकर तहस नहस कर दिया था। ये उस वक्त का सबसे भयानक डिजास्टर था। तो जरा सोचिए, ये सुनामी बॉम्ब तो फिर 500 मीटर की वेव्स जनरेट कर सकती है। इस न्यूक्लियर सुनामी बॉम्ब का अगला सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा रेडियो एक्टिविटी। दोस्तों, इस बम का इस्तेमाल करते ही ये पानी के अंदर जोरदार एक्सप्लोजन करके 500 मीटर ऊंची रेडियो एक्टिव वेव्स को पूरे शहर में फैला देगी, जिसकी वजह से सभी जगह कंटामिनेटेड वाटर फैल जाएगी, जो किसी भी देश के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करने से इकोसिस्टम बहुत इफेक्टेड होता है। इस तरह के वेपन्स पानी को जहरीला बनाकर हजारों समुद्री जीवों की मौत का कारण बन सकती है और साथ ही सी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकती है। दोस्तों, वैसे वॉरफेयर में ऐसे डेंजरस वेपन से नेचुरल डिजास्टर क्रिएट करके नुकसान पहुंचाने का इंसिडेंट पहले भी इतिहास में हो चुका है। साल 1967 से 1972 तक अमेरिका ने वियतनाम वॉर के दौरान ऑपरेशन पोपोए चलाया था। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग प्रोसेस के थ्रू वियतनाम में हेवी रेनफॉल करवाकर डिजास्टर लाने का फैसला किया था। क्लाउड सीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आसमान में क्लाउड्स में किसी एयरक्राफ्ट के थ्रू सिल्वर आयोडाइड केमिकल को छिड़क कर बादलों से हेवी रेनफॉल करवाया जाता है। इस ऑपरेशन में वियतनाम के मॉनसून वेदर को एक्सटेंड किया गया था, जिसकी वजह से ज्यादातर ट्रैवलिंग रूट्स कीचड़ और पानी में डूब गए थे और वियतनाम आर्मी को वेपन्स और खाने पीने की चीजें ले जाने में मशक्कत करनी पड़ी थी। अगर क्लाउड सीडिंग प्रोसेस का गलत इस्तेमाल किया गया तो भारी मात्रा में की गई बारिश की वजह से बाढ़ आ सकती है, उस देश के लोगों की फसलों को बर्बाद किया जा सकता है। और अगर इसे पहाड़ी एरिया में किया जाए तो भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने लगेंगे और खतरनाक लैंडस्लाइड्स देखने को मिलेगी, जो वहाँ पर मौजूद ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह ठप कर देगी। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग प्रोसेस की वजह से करवाई गई बारिश पहाड़ों में ग्लेशियर बस्ट का भी कारण बन सकती है, जो पहाड़ों पर मौजूद सभी हाइड्रो पावर प्लांट को नुकसान पहुंचाकर बर्बाद कर सकती है। साल 2021 में हुए ग्लेशियर बस्ट की वजह से उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट और ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्लांट बुरी तरह से बर्बाद हो गए थे। इन डैम्स की बर्बादी के अलावा 200 लोग भी लापता हो गए थे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह अलग अलग देश इन एडवांस वेपन्स के थ्रू नेचुरल क्लाइमेट को कंट्रोल और मैनिपुलेट करके अपने आप को एक दूसरे से पावरफुल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या ऐसा करना इंसानियत के लिए सही होगा? क्या सही मायनों में हमें ऐसे पावर की जरूरत भी है? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।